करना, और मैं कहता हूं ना, जलते सूरज को दिया दिखाना एक जैसी बात है ना। तुम इतने होनहार बालक हो, बताओ, इतने पढ़ने लिखने वाले बालक हो, किसी के तो दिल पे लग जाएगा। बोले सर ये क्वेश्चन अब हमारी क्लास में डिस्कस करोगे आप? हैं, हम इतने निकम्मे हैं क्या पढ़ने में? हैं, बताओ। तो छोड़ो बे, छोड़ो, नहीं करते। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे 1% भी शक नहीं है ना, पूरा विश्वास है मुझे तुम्हारी काबिलियत पे, ठीक है। इसलिए मैंने उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा डिस्कस नहीं किया। हम लोग बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यस, हम लोग बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और हमने उसमें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, है ना। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। शर्म आ गई सर? इतनी तारीफ, वाह सर, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है सर इस तारीफ में, है ना। इतनी तारीफ के लायक नहीं है सर हम, है, क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ चलो छोड़ो फिर, कोई बात नहीं, अब जितना लायक हो उतना समझ लो, है ना, उतना जम कर लेना। आओ देखो, मैं हल्का सा आपको पीछे का बैकग्राउंड वापस समझाता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने लिखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो था उसको किसने डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब, ग्लास की ट्यूब ली जाती है ना। इस ग्लास की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बहुत लो प्रेशर अप्लाई कर दिया और बहुत हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया था। इधर हम लोगों ने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी, किसके पीछे बेटा? हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी एनोड के पीछे। किसके पीछे? एनोड के पीछे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। और जैसे ही ये सारा सब कुछ अरेंजमेंट किया तो हम लोगों ने देखा कि ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है इसके ऊपर ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दिया। थॉमसन ने दिमाग लगाया, सोचो क्या लगाया? दिमाग लगाया। उसने क्या दिमाग लगाया? उसने ये कहा कि इसका मतलब ये जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, अगर यहां पर कोई पार्टिकल आके हिट करेगा तभी यहां पर स्पार्किंग हो सकती है। एक चार्ज पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड या फिर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल को जाके हिट करता है तो वहां पर स्पार्किंग दिखाई देती है, ग्लो दिखाई देती है, ठीक है। और वही हुआ कि यहां अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कोई पार्टिकल गया, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा सर। तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर गया, ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम्स को नाम दिया गया कैथोड रेज, बिकॉज वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था इसको बोला गया था इलेक्ट्रॉन। यस, इसको क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन बोला गया था। बोलिए, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या? दादा बोलना पड़ेगा, मुन्ना, अरे बोलो ना, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है सर। तो इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर हमने हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई किया है? हाई वोल्टेज अप्लाई किया है क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरी है, इसके अंदर जो एयर भरी है सर, उसका आयनाइजेशन लो प्रेशर, लो वोल्टेज पे नहीं होता सर, उसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है सर। किसकी जरूरत पड़ती है? हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है सर, ठीक है। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। तो अब मैं कुछ डाउट देख रहा था, है ना, एक मैं डाउट देख रहा था, सुनो, मैं एक डाउट देख रहा था। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर आप एक बात बताओ, इसके अंदर आपने गैस तो हाइड्रोजन फिल कर रखी थी, H2 गैस फिल कर रखी थी आपने, लेकिन जब आपने आयनाइजेशन दिखाया था तो आपने कहा था कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो H++ इलेक्ट्रॉन में आयनाइज हो रहा है, याद है आपको? बोले सर यहां तो हाइड्रोजन गैस थी और ये हाइड्रोजन कहां से आ गया, अकेला एटम कहां से आ गया? तो देखो एक्चुअली इसके पीछे की कहानी है थोड़ी सी, है ना। अल्टीमेटली आपको ध्यान ये रखना था, होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊं। देखो जो हाइड्रोजन है, पहले मॉलिक्यूल H2, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है H2+, और सर ये जो H2+ है ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनाता है 2H+, है ना। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो ये बन जाता है H2 से 2H+, है ना। 2 हाइड्रोजन के एटम से 2H+, तो मैंने एक हाइड्रोजन एटम से H+ लिख दिया था। समझने वाली बात यह है, आपको ध्यान ये रखना था कि गैस हाइड्रोजन ही है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो हाइड्रोजन का आयनाइजेशन हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था बच्चे का कि साहब गैस हाइड्रोजन थी H2 और आपने वहां लिख दिया था एटम, ये आया कहां से, है ना, ये आया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सर एक बात और बताओ, आपने कहा था इसके अंदर आपने इतना हाई टेम्परेचर फिल कर रखा है, आपने इतना हाई वोल्टेज, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हाई वोल्टेज 10,000 से 20,000 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है ना, इतना हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है। तो सर एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन जो गैस थी, जो एयर थी, वो तो आयोनाइज हो गई, लेकिन एक बात और बताओ सर आयोनाइज ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड का एटम भी तो आयोनाइज हो सकता है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। इतने हाई वोल्टेज पे मान लो आपका जो इलेक्ट्रोड है, भाई इलेक्ट्रोड किसका बना होता है सर, मेटल का ही तो बना होता है। जैसे मान लो एक मेटल है ए, उसका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोड किसका बना है, एक मेटल ए का बना है, या फिर मेटल एम लिख देते हैं ना, मेटल एम लिख देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो इलेक्ट्रोड मेटल एम का बना है, और क्योंकि आपने इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो यह भी आयनाइज हो सकता है, एम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यह भी किसका एग्जाम्पल है, आयनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ये एम क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोड का मेटल है ना, इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इतने हाई वोल्टेज पे आपका जो इलेक्ट्रोड है सर, वो इलेक्ट्रोड भी आयनाइज हो सकता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रोड आयनाइज होगा, फिर भी वो क्या देगा सर, फिर भी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही देगा, इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, और उसकी रेज को हमने कैथोड रेज नाम दे दिया था, है ना। तो ये छोटी छोटी कहानी है, ये ऐसे डाउट आना बहुत अच्छी बात है ना, और जो अच्छे डाउट होते हैं मैं उसको क्लास में लेने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये डाउट मुझे ठीक लगे, तो मैंने कहा एक बार के लिए इनको क्लास में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, डन है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, बेटा वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैंने, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो आपके क्लास 12th की चीज है, उसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से कहानी आपको क्लियर हुई है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आयनाइजेशन से भी निकल सकता है, और सर ये जो इलेक्ट्रोड है इसके भी आयनाइजेशन से निकल सकता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा सर, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा बिकॉज वो निकल के जाएगा इधर से इधर की तरफ ही। ठीक है, डन है, यस पक्का, चलो सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। सर कैथोड रेज की ये वाली प्रॉपर्टीज में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, बोलो, बिल्कुल पढ़ा दिया था सर, आगे बढ़ जाओ। क्या मैंने कैथोड रेज की ये वाली प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में करवा दी थी क्या? कोई बोल ही नहीं रहा भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है यार, बताओ मैं किसको पढ़ाऊं, बताओ यार मैं किसको बता रहा हूं यार, पढ़ा रहा हूं। यस, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी क्या, कि कैथोड रेज इधर से आ रही हैं, इनके रास्ते में आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये जो कैथोड रेज है क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की जस्ट उसके पीछे क्या बना देगी, शेडो बना देगी। ये करवा दिया था शायद लास्ट क्लास में ना, करवा दिया था सर। यार नो वाले भी हैं, है ना, कुछ लोग नो वाले भी हैं, सोच रहे हैं साला वापस करवाई दे, क्या पता, है ना, 2-4 मिनट खराब ही हो जाए। करवा दिया था, मारूंगा थप्पड़ा। बताओ, ये प्रॉपर्टी हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है सर। आइए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सुनिए अगली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कैथोड रेस के रास्ते में आपने पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील समझते हो, चक्री से रख दी। अच्छा एक बात बताओ, देखो वो तुम नहीं लेके जाते कि आजकल मेला वेला लगता है ना सर, मेले में कौन जाता है सर, पागल वागल हो गया, मेले में कौन जाता है आजकल, हम ऑनलाइन मेले में जाते हैं सर, है ना, ऑफलाइन मेले में नहीं जाते सर, है ना। फिर भी कुछ लोग जो छोटे गांव में रहते होंगे मेरी तरह, तो वो लोग जरूर जाते होंगे, है ना। मेला लगता है तो मेले में देखो एक वो एक व्हील सा लटका होता है ऐसे, एकदम बिल्कुल हल्का ऐसा बना हुआ, एक पता नहीं किस मटेरियल का बना होता है, और एकदम वो घूमता रहता है चक्री सी ऐसे जोरदार सी, बिल्कुल हल्का सा पैडल व्हील आपको यहां रखना है। या फिर एक इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जब छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे तो पता क्या करते थे, गांव में क्या होता था कि यार ये व्हील तो मिलता नहीं था, और हवा चलती है गर्मियों में आपको पता है जबरदस्त, तो हम लोग क्या करते थे, जो कागज नहीं होता अपने कॉपी का कागज का, वो फाड़ के और उसको ऐसे ऐसे ना ऐसे व्हील की तरह बना लेते थे उसको, ऐसे, है ना, ऐसे व्हील की तरह उसको चक्रा सा बना लेते थे उसका। यस, यहां पर लगाते थे क्या, वो नहीं होती अपने कांटा नहीं होता उसका, बबूल का कांटा होता है इतना लंबा सा, है ना, यहां लगाते थे एकदम कांटा, यहां डाल के, और पीछे वो लकड़ी सी नहीं होती, उस लकड़ी के अंदर उस कील का दूसरा एंड घुसा देते थे, और फिर उसको लेके दौड़ते थे ऐसे, वो घूमता जोर से, और जितना जोर से दौड़ोगे उतना जोर से घूमेगा। कंपटीशन होता था, बोले मेरा वाला ज्यादा तेज घूम रहा है, वो कहता नहीं मेरा वाला ज्यादा तेज घूम रहा है ना। तो इस तरह के गेम हुआ करते थे आज से काफी साल पहले,
आजकल नहीं है सर, आजकल बाहर ही नहीं निकलते हम तो, है ना। जैसे ही हमें फ्री टाइम मिलता है मोबाइल लेके उसमें कुछ गेम वेम खेल लेते हैं। बाहर जाके गेम कौन खेले सर, इतना टाइम थोड़ी है ना। और क्या है? तो ऐसा ही आपको बिल्कुल हल्का सा पेडल व्हील लेना है जो इसके रास्ते में रखना है ना। कैथोड रेज इधर से आ रही थी, इधर आपने एक व्हील रख रखा है। कैथोड रेज पता है क्या करेगी, उसको घुमा देगी, उसमें मोशन क्रिएट कर देगी। क्या करेगी, उसमें मोशन क्रिएट कर देगी। वही लिखा है दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, है ना। ये क्या करेगी, इस पेडल व्हील को घुमा देगी। लिखा है दे कॉज ए लाइट, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नहीं होती अपनी वो कौन सी वाली, वो बड़ा सा पंखा जो होता है साला लोहे का, वो लाके रख दो, बोले अब घुमा के दिखा। नहीं भाई, इतनी औकात नहीं है इस कैथोड रेज की कि बहुत ज्यादा बड़े वाले मास के पेडल व्हील को घुमा सके। नहीं, हल्का सा आपने पेडल व्हील लाया, इसके रास्ते में रखा, कैथोड रेज आई और उसको घुमा दिया। अच्छा एक चीज और सोचो, है ना, ये लिखा देखो दे कैन मूव कर रहा है। एक सर्टेन मास का इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी से जाके अगर इसको हिट करेगा, ये आपने पढ़ा है मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ा है ना, P इज इक्वल टू M इंटू वी। कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। अरे पढ़ा है ना, M इंटू वी। M मास का पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या करेगा, एक सर्टेन मोमेंटम से जाके उसको हिट करेगा, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, और मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा सर, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। बस सिंपल है। अब 3D में नहीं है यार, ये 3D वाले मॉडल में है ही नहीं। मैं क्या बताऊं, होता तो मैं जरूर बता देता तुम्हें। डन है, ये समझ में आ गया ना कि कैथोड रेस के रास्ते में अगर मान लो एक हल्का सा पेडल व्हील आपने रखा, तो ये कैथोड रेस क्या करेगी सर, उस व्हील को घुमा देगी सर, बढ़िया ढंग से। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज कैथोड रेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है जो एक वेलोसिटी से मूव करेगा और अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, उसकी वजह से ये घूमने लगेगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। बोलिए, हो गया। तो अगर नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, डन हो जाए तो लिखना जरा। हाँ, या फिर ऐसे बोल दो अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ उसको ट्रांसफर कर रहा है, एक ही बात है। आपकी श्रद्धा है, जो आप लोग कहना चाहो कह दो। हाँ जी, फटाफट लिखो जरा। डन है, वेरी गुड सर। अच्छा एक चीज और बताओ, हमने एक बात करी थी कि जो कैथोड रेज होती है सर, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एकदम सीधे रास्ते से मूव करती है ना, बिल्कुल सीधी सादी है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आप उसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना लगाओ, है ना। कैथोड रेज थी, बिल्कुल अपने रास्ते सीधी सीधी चली जाएंगी, है ना। ये वही बात हो गई, जैसे मान लो आपका स्कूल है, स्कूल से घर जाना है ना, अगर रास्ते में कुछ और नहीं है तो आप सीधा स्कूल से घर और घर से स्कूल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन सोचो सोचो, इधर से आपकी कैथोड रेज आ रही है ना, बोले हम आ रहे हैं इधर से, कैथोड रेज इधर से आ रही थी, है ना, कैथोड रेज इधर से आ रही थी। इन कैथोड रेज का जो पार्टिकल था उस पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था, और आपने इसके रास्ते में लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इसके रास्ते में लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट। बोलो भाई, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। तो सर इन कैथोड रेस के रास्ते में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कैथोड रेज अपना रास्ता बदल लेंगी कि नहीं बदलेंगी? नहीं, तुम खुद बताओ। सर ये कैथोड रेज ना चाहते हुए भी, इनका मन नहीं है, इनको पता है मुझे क्लास में जाना है, मेरी क्लास में जाना है, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन नहीं, ना चाहते हुए भी ये जो कैथोड रेज हैं ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। बोलिए, मेरी बात समझ गए क्या? और ये जो डेविएशन होता है, इसका जो रास्ता होता है, इसका जो पाथ होता है, वो पैराबोलिक होता है ना। इसकी इक्वेशन भी होती है, लेकिन वो इक्वेशन यहां पर कम से कम केमिस्ट्री में तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कैसे आप पैराबोलिक इक्वेशन बनाओगे उसकी। कभी तुमने अगर क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ा और सर ने बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो केमिस्ट्री में उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो आपने कैथोड रेस के रास्ते में, कैथोड रेस के रास्ते में, है ना, रिलेटेबल है ना, लग रहा है ना रिलेटेबल। हाँ सर, क्या करें, हम ना चाहते हुए भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमारे स्कूल यहां है, डायरेक्ट नहीं जाते सर,
सर हम अपने रास्ते से डेविएट हो जाते हैं, लफड़ा है भाई, यही तो दिक्कत है सर, हम उसकी गली से निकल जाते हैं सर, है ना, उसकी गली से जाते हैं सर, इस तरह से मुड़ के। मैं मारूंगा थप्पड़, सीधे आया जाया करो भाई, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। हाँ, तो वापस सुन लो, क्या था, कैथोड रेज कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना, इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, इसका ये जो पाथ होगा ये पैराबोलिक होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो ये एक बार फिर से प्रूव हो गया कि ये जो कैथोड रे का पार्टिकल है, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। मेरी बात समझ गए? यस, कोई बोल ही नहीं रहा यार, है ना, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। सर ये बहुत आसान चीज है, और वैसे अगर आप इसके रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करोगे तब भी अपने रास्ते से भटक जाएगी, है ना, तब भी अपने रास्ते से भटक जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? दे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिख दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, एक ही बात है। एंड बिहेव इन द मैनर ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे? क्योंकि सर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसका मतलब सर ये जो पार्टिकल रहे होंगे इन पे चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। एक बार फिर प्रूव हो गया। समझ गए क्या? इसको लिखना है, सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी को लिखना है, ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर्टी लिख दो आप लोग, है ना, इतने में तो तुम समझ ही जाओगे, इतने में तो तुम्हें एग्जाम्पल भी याद आ जाएगा, और साला ये कॉन्सेप्ट याद रहे ना रहे, सर एग्जाम्पल याद जरूर रहेगा, है ना। ये लिख लो चला, है ना, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। पैराबोला क्या होता है? अरे पैराबोलिक बेटा पाथ होता है ना, पैराबोला नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने भी? पैराबोला नहीं पढ़ा बेटा? जैसे एक स्ट्रेट पाथ होता है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा चला गया, दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ कहता है स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे बोलोगे। और अगर मान लो स्ट्रेट लाइन की बजाय ऐसा है तो इसको बोला जाता है पैराबोलिक, है ना, दिस इज पैराबोलिक। मैथ्स की चीज है, केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कोई अगर पूछे कभी, है ना, तो इस तरह से जाएगा। इस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोला जाता है। ठीक है, पढ़ा है तो कौन पूछ रहा है ये कि पैराबोला क्या होता है? अरे समझ जाओ, मतलब इस तरह का होता है कुछ। चलो फिर आगे चलूं, मैं आगे चलूं क्या अगर तुम कहो तो? चले आगे चले, वेरी गुड। हाँ लिख लो, कह रहा सर साइड हो जाओ, देख रहे हो, कह रहा सर साइड हो जाओ, है ना, कह रहा साइड हो जाओ। लो भाई हो गया साइड, और तो क्या करें अब, तू कह रहा तो साइड होना ही पड़ेगा। कह रहा तो साइड होना ही पड़ेगा, ये ले हो गया भाई, ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी और है, दे कैन कॉज आयनाइजेशन इन गैसेस। मुझे एक बात बताओ दादा, इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत है क्या तुम्हें? ये वापस बताने की जरूरत है क्या? अरे भाई ये तो बताया था कल ही, हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज कर देती है ना। आपका एक गैस का एटम है ए, ये क्या करेगी, ये जो कैथोड रेज होती है ये क्या करती है सर, इसको क्या कर देगी, आयोनाइज कर 2a, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी, है ना। ये क्या कर सकती है कैथोड रेज, आयनाइजेशन कर सकती है ना, आयनाइजेशन ऑफ गैस, है ना। आयंस में तोड़ सकती है, आयंस में देखो प्लस और माइनस में तोड़ दिया, है ना, और माइनस में तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, कह रहा फिर बता दो। हाँ बेटा, तूने पैसा एक बार ही दिया है ना, ईमानदारी से बता, तूने ऐसा थोड़ी ना कि 10,000 पे किया है, मतलब एक बार ही पे किया ना, जैसे मान ले 5,000 इसकी फीस है तो एक बार ही पे करी। सर पे तो एक बार किया, लेकिन वसूल पूर्व लूंगा मैं, है ना, वसूलूंगा मैं बहुत बार सर, है ना। ये बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो अरे बताया तो था ना लास्ट क्लास में, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, कुछ इस तरीके से समझो, है ना, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, यस, और इधर से कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन आया भयंकर वेलोसिटी से, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दिया, बाहर निकल गया, है ना, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ गैस, है ना। ये हो गया सर आयनाइजेशन ऑफ गैस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई कह रहा मैंने 20,000 दिए, अच्छा इन्फिनिटी वाले हो क्या? सॉरी, हाँ कोई बात नहीं। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी है भाई, बाकी कोई प्रॉपर्टी याद रहे ना रहे, ये वाली प्रॉपर्टी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। यहां पर एक टर्म यूज हुई है जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। मुझे एक बात बताइए, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ना। स्पेसिफिक चार्ज मैं बताऊं क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा, चार्ज और मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है ना। चार्ज और मास के रेशियो को क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है,
मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज और क्या इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने उसके अंदर कौन सी गैस फिल कर रखी है? उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने कौन सी गैस फिल कर रखी है? क्या इस चीज पे डिपेंड करना चाहिए क्या चार्ज या फिर मास उस इलेक्ट्रॉन का? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, इसी को E बाई एम बोलते थे ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो मतलब E बाई एम। ये तो बताया था लास्ट क्लास में, E बाई एम, चार्ज अपॉन मास रेशियो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, यस दादा बोलना पड़ेगा आपको, आपको बताना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस चीज पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है? अरे मुन्ना, अगर मान ले हाइड्रोजन गैस थी तो इसके आयनाइजेशन से H++ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ऑक्सीजन गैस होती तब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, कोई बोल ही नहीं रहा। और अगर मान लो उसमें नाइट्रोजन गैस होती तब भी इलेक्ट्रॉन निकलता। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ और है और ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ और। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा। इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज होती है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कैथोड रे के अंदर कौन सी गैस फिल कर रखी है, या फिर इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करती कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा ले रखा है। अरे भाई, इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले लो, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा सर। उसका गैस की नेचर से और इलेक्ट्रोड के नेचर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है यार, क्या फर्क पड़ेगा? यही तीनों के इलेक्ट्रॉन जो है उनका मास और चार्ज हमेशा सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? अभी लिखवाऊंगा मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। यही चीज यहां पर लिखी है, देखो, द प्रॉपर्टीज या फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट है, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दादा एक बार के लिए मतलब बेटा थम्स अप करके बताना पड़ेगा यार, आपको थम्स अप करके बताना पड़ेगा। क्या यहां तक ठीक है? क्या मामला समझ में आया है क्या? और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखिए, प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। फटाफट ये काम कर दो जरा, यस फटाफट ये काम कर दो जरा, जल्दी कर दो। देखें, डन है? कोई बोल ही नहीं रहा यार। डन हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। गैस कोई सी भी हो, सारी गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज और मास बिल्कुल सेम रहेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डन है? आगे चल सकता हूं मैं अगर तुम कहो तो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब आइए, मैं छोटी छोटी चीजें हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। और उन छोटी छोटी चीजों में सबसे पहली चीज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना। दिस इज एब्सोल्यूट चार्ज, ये फिक्स चार्ज है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो साहब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बताओ याद रह जाएगा क्या आपको ये? अरे सर ये तो याद ही है सर, इसमें क्या याद रखना है सर, है ना। इतना भी बुद्धू ना समझो सर आप हमें, इतना तो याद है सर हमें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम कर, स्पेसिफिक चार्ज बता दे फिर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है ना। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो E/m, है ना। चार्ज और मास का रेशियो कितना होगा? तो सर देखो, चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यह है कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बताइए ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? इसको सॉल्व करके बता दो जरा, है ना। ये कैलकुलेशन है बेटा, जल्दी बताओ। देखें, चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या मुझे याद रखना है क्या? नहीं, याद रखना बेटा, याद नहीं रखना, याद नहीं रखना है ना। ये किस में है? ये है कुलम में, और ये किस में है? ये है सर केजी में, ना। ये है केजी में। जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करो। हाँ, इसको सॉल्व कर दो। 1.758 आ रहा है, पक्का आ रहा है? सोच लो एक बार, पक्का सोच लो। सर ये आ रहा है 1.758 इंटू 10⁻11 कुलम पर केजी। ये होता है सर स्पेसिफिक चार्ज E/m।
और अगर मान लो ये तो नेगेटिव में आ रहा है ना, देखो नेगेटिव है, मैं अगर इसका मोड ले लूं तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। बोलो सर इस वैल्यू को क्या हमें याद रखना है क्या? मैंने कहा नहीं बे, पागल वागल हो गया क्या, याद क्यों रखेगा? तुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना, तुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज उसी समय निकाल सकता है ना, हैंड टू हैंड तो निकाल सकता है, तुझे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो डन है? वेरी गुड सर। तो सर ये जो चार्ज है, ये जो मास है, सॉरी ये मास है इलेक्ट्रॉन का, एब्सोल्यूट मास है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मान लो कभी आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का मास बताइए एएमयू में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, एएमयू बोल दो या फिर यू बोल दो, एक ही बात है। अरे भाई साहब ये तो पढ़ के आए सर, सर ये तो नाम सुना सुना लग रहा है सर। अबे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना? कोई बोल ही नहीं रहा। ये एएमयू मतलब सुना सुना लग रहा है ना बेटा जी। 1U या फिर 1 एएमयू, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कितना केजी हुआ करता था, जल्दी बोलो भाई, कितना केजी हुआ था? याद है क्या कुछ? कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? कितना केजी हुआ करता था? अरे कुछ याद आ रहा है? बोले सर ये 1 एएमयू आपने लिखवा रखा है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। अब कोई ये ना बोल दे कि नहीं सर ये कहां से आ गया। हाँ थप्पड़ मारो, कह रहा 1 एएमयू या फिर 1U इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता था? रिलेशन याद है? 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। हाँ बताओ भाई साहब, बताओ ये भी नहीं याद है यार? गजब गजब हो गए हो भाई तुम, गजब हो गए हो। मैं भाई मैं कह रहा हूं सर फोड़ दूंगा मैं, अगर ये याद नहीं है तो तुम्हें। हाँ और ग्राम में लिखना है तो 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर अगर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी होता तो सर मास होता 1 एएमयू। लेकिन सर हमारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। तो सर ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? देखिए 1.66 इंटू, सॉरी ये मिल जाएगा सर 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और सर ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। इतना एएमयू आएगा सर। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? कर लोगे क्या? कह रहा फोड़ दो सर, देख रहे हो तुम। हाँ अबे निकम्मो कुछ तो शर्म कर लो। कर लोगे क्या? कर लोगे? इतना एमयू सॉल्व कर पाओगे? सर कोई बात नहीं, आप ही सॉल्व कर दो हमारे लिए। ये आएगा 0.00548 एमयू। और ये सर इतना कम चार्ज, यस, जिसको लगभग जीरो कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से इसको लगभग जीरो कंसिडर किया जाता है। देख रहे हो तुम सर, इसका मास है 10 टू द पावर -31 केजी। इतना छोटा मास है सर, इतना छोटा मास है। और सर ये जो देख रहे हो एएमयू में कितना एमयू आ रहा है? 0.0000548। इतना छोटा मास है कि इसको लगभग जीरो कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से आपने कभी भी देखा होगा जब हम लोग एटम के मास की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इंक्लूड करते हैं। हम उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग जीरो कंसिडर किया जाता है। इतना छोटा मास होता है, इतना कम होता है। मेरी बात समझ गए क्या? दादा बोलना पड़ेगा आपको। क्या ये चीज आपको समझ में आई? यस यस यस, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। हो जाए, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करनी है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो जरा। यस 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 यस, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था ना कि सर एक एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जब हम लोग जब भी मास की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो सर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? बेटा इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर किया जाता बिकॉज उसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा, इतना कम होता है कि उसको लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे एग्जैक्टली वैल्यू पूछ ले, एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है सर। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। एक चीज और देखो, एक चीज और देखना,
है ना। एक चीज और देखना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक काम कर, मास ऑफ हाइड्रोजन बता सकता है क्या तू कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का, है ना। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास अगर मैं तुमसे एएमयू में पूछूंगा ना, तो 1.008 एएमयू होता है ना, जिसको हम लोग 1 मान के करते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, उसका मास इतना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो निकाल दे तू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाल दे। बोले सर बिल्कुल निकाल दूंगा। हाइड्रोजन एटम का मास है 1.008, और सर अभी इलेक्ट्रॉन का मास निकाल के आए 1.000548। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू पता है कितनी मिलेगी? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह इलेक्ट्रॉन कितना तुच्छ प्राणी है, इज इक्वल टू 1837, 1/1837, है ना। सॉरी 1 कैसे बे, मतलब जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है। तुम देख रहे हो कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना कम है, इतना कम मास है उसका, है ना। इज इक्वल टू 1837 गुना ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा मास होता है। हम लोग ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम होता है, उसका मास सबसे कम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और उससे भी 1837 गुना मास कम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसी वजह से हम इसको लगभग नेग्लिजिबल मान के करते हैं, है ना, लगभग नेग्लिजिबल मान के करते हैं। ये लगभग 1837 आएगा भाई। अब तुम उसको छिल के मत खाओ कि सर ये 1836 आ रहा है, 1838 आ रहा है, लगभग 1837 होता है। ये लो बस, है ना, लगभग लगा दिया, ऑलमोस्ट 1837 होता है। हाउ क्या होता है भाई, इसको सॉल्व कर लो, यही मिलेगा। कह रहा हाउ है, हाँ हद है भाई, है ना। अरे बेटा ये भी मैंने पूरा नहीं लिखा, अभी इसको और पूरा लिख सकते हो, 0.000548 कुछ समथिंग और होता है। अगर आप उसको और लिखोगे तो ये वैल्यू लगभग इतनी आएगी। अब इतना मान लो बे तुम, 1837 की जगह 1838 हो जाएगा तो कोई गुना नहीं हो जाएगा, ना। तुम ये मान लो बस, ऐसे होता है। ठीक है, डन है क्या? नोट हो जाए तो डन लिख देना, हाँ डन लिख देना। और जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, घर पे जाके इसको सॉल्व कर ले, है ना, कैलकुलेट कर ले। मेरी बात पे जिसको विश्वास नहीं है खुद से कर लेना। ठीक है। कोई कह रहा सर आपको इतना कैसे याद है? अरे तो बेटा 11 साल से ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं, याद हो जाता है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तुमने सुना ऐसा? इंसान जब अभ्यास करता है कि चीज को बार बार रिपीट करता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है ना। और ये बार बार अभ्यास करने का नतीजा है कि ये सारी चीजें हमारे टिप्स पे रहती है ना, कि सब कुछ याद है ऐसे ऐसे, है ना। तो वो पढ़ना पड़ता है बेटा, इसीलिए तो मैं कहता हूं आपसे, रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। कोई चीज नहीं समझ में आया उसको रिवाइज करो, नहीं समझ में आया फिर रिवाइज करो, फिर नहीं आया फिर रिवाइज करो। रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। जो जिस बच्चे ने रिवाइज प्रॉपरली कर लिया, टाइम पे कर लिया चीजें, उसको टाइम के साथ अपने आप समझ में आने लग जाएगी, है ना। हाँ कह रहा सर फ्लेक्स कर रहे हो, हाँ भाई और क्या। अरे भाई जो करने वाली चीज है वो तो करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं, है ना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, और क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, लो देखो आ जाओ। एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, कहता है गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गैसेस जो होती है बहुत बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। देयर कंडक्टिविटी में बी इंक्रीज्ड बाय, उनकी अगर मुझे कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगा? देयर कंडक्टिविटी में बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे करना कंडक्टिविटी इंक्रीज? इंक्रीजिंग द प्रेशर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिक्रीजिंग द प्रेशर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड or increasing the potential difference between the electrodes, increasing the pressure, decreasing the potential difference। सर इस क्वेश्चन का पोल दे दो ना। सर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे निपटाऊंगा ना, समझ नहीं आएगा इसको। सर पोल दे दो आप, तो पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है बेटा जी, पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है, पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है दवा। फटाफट कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। यस यस यस, फटाफट कैलकुलेट करो।
हाँ सर, इसमें क्या ही कैलकुलेट करना है सर, इसमें तो सीधा सीधा ABC पे टिक करना है सर। हाँ, जो लास्ट क्लास में पढ़ के आया है, रिवाइज करके आया है, उसको लगेगा क्या फालतू सा क्वेश्चन पूछ लिया। इतना फालतू क्वेश्चन कैसे हो सकता है? लो जी, रिजल्ट देख लेते हैं। और 78% बच्चे ने सही जवाब दिया है। अबे ये A और B वाले कौन लोग हैं? हमें, अबे तुम कहां हो? तुम्हारा ध्यान कहां है भाई? इस क्वेश्चन पे 78%, मतलब हंसी आती है मुझे। बहुत गलत बात है ये, बहुत ही गलत बात है ना। तो आओ, यश, आइंस्टाइन कुमार पासवान, रेहान, युवराज, दक्ष, जस्टिन और अभिषेक, ये हमारे टॉप 7-8 बच्चे हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, है ना। अगर आपको गैसेस को अच्छा कंडक्टर बनाना है ना, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई लेना पड़ेगा ताकि गैसेस आसानी से आयनाइज हो सके, और सर प्रेशर भी कम लेना पड़ेगा। यार ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था यार। यार तुम ऐसे क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो यार? मुझे बड़ा दुख होता है भाई, मैं सही बताऊं तो, है ना। जब कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन गलत करता है ना, मुझे बहुत दुख होता है, मैं सही बता रहा हूं। आओ, एक छोटी सी चीज और, है ना। हाँ, एक छोटी सी चीज और पढ़नी है हमें इसी में, जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भाई साहब है ना, बड़े भैया है, प्रणाम करो इनको, हाथ जोड़ना, पैर छूना सुबह शाम। मिलिकन, है ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करी थी। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कैलकुलेशन करी थी। किस एक्सपेरिमेंट से? जो आज आपको दिखता है ना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, वो किसकी देन है? वो किसने कैलकुलेट किया था? इन भाई साहब ने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं, वो सारा सब कुछ आपका फिजिक्स का टॉपिक है ना। ये एक्चुअली फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और mg, फेमजी, ग्रेविटेशन सब कुछ लग के लास्ट में कैलकुलेशन आती है। तो वो हमारे केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये एक्सपेरिमेंट क्या था। अबे तो मैं कहां से दिखाऊं? ये है ही नहीं, तो कह रहा है अरे इसका नहीं है भाई, 3D मॉडल नहीं है। तुम पागल वागल हो गए हो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का 3D मॉडल नहीं है। होता तो मैं दिखा देता तुम्हें, नहीं है यहां, मुझे याद है ना। एक बार के लिए चलो, फिर भी तुम कहते हो तो मैं देख लेता हूं। कहां दिख रहा है तुम्हें मिलिकन? बताना जरा, अगर तुम्हें कहीं दिखे तो। ये देखो, बोर मॉडल आ गया, ब्राउनियन मूवमेंट आ गया, और वॉइड वॉइड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, तुम्हें दिख जाए तो बताना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फेस सेंटर्ड क्यूब, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं है, 3D मॉडल में नहीं है, हर चीज का नहीं है एक्सपेरिमेंट। नहीं है बेटा, मैं देखा था मैंने। चलो आ जाओ, फिर मैं ऐसे ही समझा देता हूं। अरे कुछ नहीं है इसमें यार, फालतू सी चीज है। तुम एक तो ना एकदम से घबरा जाते हो बेटा, हौसला हाई रखा करो, है ना। क्योंकि कई बार जंग जो होती है ना, वो हौसले से भी लड़ जाती आती है। लोग इतना चौड़ा होके बोल देते हैं ना कोई चीज, कि इंसान आगे ही निपट जाता है ना। हाँ आओ, आ जाओ। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है इसकी, देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं, है ना, छोटा छोटा सा। यहां पर आपने ले रखा है एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या काम करता है? तुम लोग वहां गए हो, तुम्हारे पास परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम, फिस फिस एकदम से परफ्यूम निकलता है ना उसमें से, वही है एटोमाइजर। वहां परफ्यूम भरा है, यहां परफ्यूम की जगह क्या करना है आपको? ऑयल भरनी है ना। यहां पर आपने ऑयल भर दिया, एटोमाइजर लिया, जैसे इसको प्रेस करोगे, इससे क्या बाहर निकलेंगी? ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी। दिख रहा है तुम्हें? अरे समझ लो, तुम इधर देखो, इसको जैसे ही दबाया, इधर से ऑयल की ड्रॉपलेट्स बाहर आई। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने क्या कर रखा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले रखा है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, देखो, है ना, और ये है नेगेटिव प्लेट। भाई जब भी कोई बैटरी की बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, प्लस और माइनस। तो ये रही होगी पॉजिटिव प्लेट और ये रही होगी नेगेटिव प्लेट, समझना अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है, आपने क्या कर रखा है, ये जो ऊपर वाली चार्ज प्लेट है, इसमें छोटा सा होल कर रखा है। यहां पर सोचो, है ना, एक हल्का सा होल है। इस हल्के से होल के थ्रू यहां से एक ऑयल की ड्रॉपलेट मान लो यहां आई। सुनना, यहां से एक ऑयल की ड्रॉपलेट यहां आ गई। अब हुआ क्या, यहां से आप इसमें एक्सरे भी पास करवा रहे हो, एक्सरे का सोर्स, एक्सरे भी इसके अंदर आप भेज रहे हो। एक्सरे काम पड़ा होगा तुम्हारा, कभी टूट फूट हुई है शरीर में, है ना, टूट फूट हुई है कभी शरीर में? अगर मान लो कुछ अंग टूट गया हो आपका,
है ना। तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर साहब ने जाके उसका एक्सरे किया होगा, तो आपको दिखा वो रेज निकलती है ना, वो रेज जो होती है उनको एक्सरेज बोलते हैं। एक उसमें एकदम से फोटो से खिंचती है ना आपकी, खचक ऐसे बोलता है, तो उसमें से रेज बाहर निकलती है जो आपका पीछे क्या बना देती है, पूरा एकदम वो ऐसे मान लो कि फोटोकॉपी जेरोक्स बना देती है। तो वो है एक्सरे, इधर से इधर की तरफ आ रही है। इधर से आप क्या भेज रहे हो, उस चैम्बर के अंदर एक्सरे भेज रहे हो। नहीं टूटा फूटा, मेरा टूटा फूटा है भाई, है ना। देख ये, देख ये दिख रहा है, ये ऐसा वाला। तो मेरे एक्सरे खूब सारे हुए हैं अभी पिछले यूं मानो कि 3 महीने में, खूब एक्सरे हुए हैं मेरे, खूब, है ना। हाँ, तो मुझे अब जीवन में मेरे इतने एक्सरे कभी नहीं होंगे जितने मेरे पिछले 3 महीने में हो गए, है ना। भगवान ना करे भाई किसी के शरीर में कुछ टूट फूट हो, बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है, मैं बता रहा हूं। हाँ, टूटने का दर्द अलग है भाई, हड्डी टूटने का दर्द बहुत भयंकर होता है। तो यहां से आप एक्सरे भेज रहे हो, उसके अंदर ऊपर से कौन आ रही है, ऊपर से आ रही है सर ऑयल की ड्रॉपलेट, और इसके चारों तरफ आपको क्या करना होता है, इस ऑयल की ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज आया है वो चार्ज कैलकुलेट करना होता है। और वो चार्ज किसने कैलकुलेट किया था, मिल्कर ने कैलकुलेट किया था। मेरी बात समझ में आई क्या? यस। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बस ध्यान में रखना है। वापस समझ लो क्या है, आपके पास यहां ऑयल है, इसमें से आपने स्प्रे किया तो यहां से ऑयल की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आई। यहां पर इस पॉजिटिव प्लेट के, देखो ये जो प्लेट है इसके ऊपर हल्का सा छेद है आपने कर रखा है, तो यहां से ऑयल की ड्रॉपलेट अंदर आ गई। ठीक है, ऑयल की ड्रॉपलेट जैसे इस चैम्बर में आई, यहां पर आप क्या पास करवा रहे हो, एक्सरे पास करवा रहे हो। यहां पर क्या भरी हुई है, गैस। ये एक्सरे ने क्या किया, इस गैस को आयनाइज कर दिया। यस, क्या किया, आयनाइज कर दिया सर। आयनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, या ऐसे बोल दूं चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल दिया ना। उस समय इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नहीं जानते थे लोग। ये आप ऐसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल बाहर निकला, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस ऑयल की ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक गया, इसी वजह से इसको चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट बोला गया। क्या मेरी बात समझ में आई? चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट बोला गया। ये जो मिलिकन थे, इस मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने क्या किया, ये कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है, इसने देखा बार बार डिफरेंट, जैसे ये वाली ऑयल ड्रॉपलेट पे चेक किया, फिर और कोई ऑयल ड्रॉपलेट आई उस पे चेक किया, और कोई ऑयल ड्रॉपलेट आई उस पे चेक किया, और उसने देखा कि जो चार्ज था, जिस चार्ज को मैं क्यों लिख रहा हूं, वो एक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल था। हर बार उसने देखा, हर बार उसने देखा कि जो ऑयल की ड्रॉपलेट है सर, उस पे चार्ज कितना है, एक पर्टिकुलर चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब यहां पर एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो सकता है। एक प्योर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। यस। अरे बेटा डायग्राम ड्रॉ, अबे ऐसा पूरा तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी है यार, कुछ हल्का फुल्का सा ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, और ये जो फॉर्मूला है मेरे हिसाब से तुमने आज तक कहीं ना कहीं और भी देखा होगा। दिस इज द टोटल चार्ज, है ना, दिस इज द टोटल चार्ज। उसने क्या चीज नोटिस करी, मिल्कर ने एक चीज नोटिस करी कि इस ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज था, वो चार्ज हर बार एक पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल था, और वो जो पर्टिकुलर चार्ज था वो था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चार्ज कितना था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चार्ज कितना था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर बार जो ऑयल के ड्रॉपलेट पे चार्ज था सर, वो एक पर्टिकुलर चार्ज का, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यार, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। हालांकि इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि जब उसने चार्ज कैलकुलेट किया इस पे, तो वो चार्ज एक पर्टिकुलर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल था, है ना। एक पर्टिकुलर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल था। या तो ऑयल के ड्रॉपलेट पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मिला, या 2 के बराबर, या 3 के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन हर बार एक पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल था। इस चार्ज को बोल दिया उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह सबसे छोटा चार्ज जो किसी भी एटम के ऊपर आ सकता है वो ये वाला था, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये वाला डायग्राम कैसे बनाना है यार, तो यार डायग्राम ऐसे बना लो ना, तुम ऐसे पूरा डायग्राम मत बनाया करो, है ना। जैसे मान लो ऐसे बना लिया तुमने, ऐसा ये कुछ जुगाड़ कर लिया, ये नेगेटिव प्लेट, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, यस, ये वाली पॉजिटिव प्लेट, यहां से एक्सरे आ रही है ना, और यहां से ऑयल की ड्रॉपलेट आ रही है। ऐसे बना लिया करो ना समझने के लिए भाई, पूरा तुम्हें डायग्राम थोड़ी ना बनाना होता है यार। इधर से ऑयल की ड्रॉपलेट आई, यस, और यहां पर तुमने देखा
यहां पर आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक गया और इसको नाम दे दिया चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, खत्म। ये डायग्राम बन गया। साला कौन सा तुम्हें ये बनाने पे कोई मेडल मिल जाएगा? कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? दादा बोलना पड़ेगा यार, यस 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 बोलना पड़ेगा बेटा। ठीक है ठीक है, डन है क्या? यस 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 यस, नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब कोई ये ना पूछ लेना भाई इस पे कैसे कैलकुलेट कर दिया चार्ज, ये चार्ज कैसे आ गया, है ना ये चार्ज। अबे यार कैसे वैसे मत पूछो यार तुम, क्या मुझे आता है भाई, मैं बता सकता हूं तुम्हें। गजब, देखो मैं बता देता हूं, फिर भी मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये नेगेटिव प्लेट है, ये यहां पर चार्ज ऑयल की ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लोग mg लिखते हो, और ऊपर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि सर ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू ई। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने पोटेंशियल इतना रखा, आपने इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है इसका आना जाना नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। है ना। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पैसा वसूल हो गया हो। ठीक है मास्टर, आता है तुझे, चल आगे बढ़ जा। अगर तुझे ये टॉपिक समझ में आ गया ना तो ये वाला क्वेश्चन तू घर पे करियो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना दादा, तो ये वाला क्वेश्चन तू घर पे करना, है ना। ये तेरा होमवर्क है ना, ये तेरा होमवर्क है। तो यहां पर जाकर खत्म होता है तेरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ऐसे निपट जाएगा, ऐसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऐसे निपट जाएगा। अभी सुनना, ठीक है। सर ऐसा लग रहा है बहुत पढ़ लिया सर। इसमें गैस थी क्या जो आयनाइज हुई? हाँ बेटा, वो जो चैम्बर था ना, अरे ये जो चैम्बर है ना, गैस तो हमेशा रहती है ना, आप गैस को बाहर थोड़ी निकाल सकते हो यार। जैसे आपका रूम है, रूम के अंदर भी कोई तो गैस है ही ना। लेकिन ये जो चैम्बर था ना तेरा, ये जो चैम्बर था ना, इसके अंदर गैस भरी है ना, इसके अंदर गैस भरी, तो उसका आयनाइजेशन हुआ है, ठीक है। हाँ सर इसके क्वेश्चन यही में आता है क्या? अरे बेटा लॉजिक कभी पूछ सकता है ना। बट सर चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ग्रेविटी कैसे वर्क कर रहा है? अच्छा रिपेल ईच अदर, तो बेटा ऊपर वाली प्लेट तो पॉजिटिव है। अबे तू कहां से पढ़ के आया बे? हाँ कहां से पढ़ के आए हो? कहां गया है? हाँ ये ऊपर वाली प्लेट तो पॉजिटिव प्लेट है, और यहां ऑयल की ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? नीचे फोर्स, ऊपर की तरफ अट्रैक्शन। बताओ यार। सर ऑयल, भाई माफ कर दे, सिर्फ ऑयल ही क्यों यूज किया? हाँ सर मेंस का एडवांस क्वेश्चन करवा दो। वाह सर, कैन वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट? करके देखो आप, करके देखना। सर ऑयल ही क्यों लिया? क्या कोई और चीज नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप, देखो होता है ना, क्या मैं आपको बताऊं, कोई दूसरी चीज यूज करते। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो यह ध्यान रखा जाता है कि किस एक्सपेरिमेंट में पैसा कम खर्च हो, है ना, किसका चार्ज आसानी से हो सके, किस पे चार्ज का अब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके, कौन सा एक्सपेरिमेंट फिजिबल है, किया जा सकता है, और कौन सा किया जाता है, उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो ये पेन है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसा है कि इस पेन को बनाने में 5,000 रुपए लगते हैं। वहीं एक और प्रोसेस है कि ये वाला पेन 1,000 रुपए में बन जाता है। अब तुम कौन सा प्रोसेस काम में लोगे? सर 5,000 वाले से नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, लेकिन बनाते किससे हैं? 1,000 वाले से। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आसान है, सस्ता पड़ता है, मार्केट में इसकी वैल्यू है।
ठीक है सर, अब कैसा है हाथ? बेटा हाथ ठीक है, दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, थैंक यू सो मच। व्हाट ऑयल ड्रॉपलेट स्टॉप क्यों हो जाता है? बेटा ऑयल ड्रॉपलेट इसलिए स्टॉप हो जाता है क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाता है ना। आपने जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, नीचे जाते जाते रुक जाता है। ठीक है, डन है। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं। भाई ये सारा सब कुछ फिजिक्स का चीज है यार, ये तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, इतना सब कुछ अगर तुम फिजिक्स का मेरे से पढ़ोगे ना तो चैप्टर खत्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। अब मेरे से मत पूछना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। तो क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके फिजिक्स की, इस चैप्टर में बहुत सारा काम आएगा फिजिक्स। और अगर मैं कहीं पर कर दूं ना, मैं तुम्हें कह दूं ना ये चीज कि बेटा इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, ये फिजिक्स में ऐसा होता है, फिजिक्स में इसका फॉर्मूला ये होता है, तो उसको मान लेना, है ना। कभी मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका वैल्यू ये होता है फिजिक्स में, अब तुम मेरे से ये मत बोलना कि सर इसको डिराइव करके बताओ, नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो फिजिक्स की कहानी है। वहां जो फॉर्मूला है उसको मान लेना कि सर ये फॉर्मूला होता है। मैं तुमसे कहूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, तो मान लेना भाई ये होता है ना, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा मैं, तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, डन। हाँ, यस, आप आगे आ जाइए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में बच्चों का आया था, बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। बेटा एक मिनट रुकना, बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? बोले सर आपने हाइड्रोजन गैस ली थी, सोचिए आपने हाइड्रोजन गैस ली थी सर, हाइड्रोजन जो था वो आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होने के बाद, गैस आयोनाइज होने के बाद उसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया सर, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिया। और वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सर, वो किसकी तरफ गया था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गया था सर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। किसकी तरफ गया था? एनोड की तरफ, जिसको आप लोगों ने कैथोड रेज नाम दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो उस तरफ चला गया, लेकिन एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहा होगा, ये भी तो कहीं गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल गया था। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहां गया था? मैं आपको बताऊं, वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की ऑपोजिट डायरेक्शन में गया था। मतलब वो वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ गया था? सर वो गया था कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि सर कैथोड पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। इस वजह से, सॉरी, कैथोड पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव था। कैथोड पे चार्ज नेगेटिव था, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव था। मेरी बात तुम समझे? वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया था। अब आपने क्या कर रखा है, ये जो कैथोड था ना, इस कैथोड में छोटे छोटे होल कर रखे हैं ना, ये छोटे छोटे होल कर रखे हैं। कैथोड में छोटे छोटे होल कर रखे हैं, इसको बोला जाता है परफोरेटेड कैथोड। क्या बोला जाता है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होल किया हुआ। और पीछे आपने कर रखा है किसकी कोटिंग? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। किसकी कोटिंग कर रखी है बेटा जी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। वही हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर आया, इस जो परफोरेटेड कैथोड है उसमें से निकला और पीछे जाके हिट किया, और जैसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग को हिट करेगा, वहां पर आपको रेड कलर का ग्लो दिखाई देगा। आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब यह है कोई एक पार्टिकल है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ रहा है। और अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे चार्ज कैसा रहा होगा? उस पे चार्ज रहा होगा पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये किधर से किधर की तरफ आते हुए दिख रहे थे आपको? ऐसा लग रहा था कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कहां से कहां आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर एनोड से कैथोड की तरफ। और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम को हमने क्या नाम दिया था? दीज आर नोन एज एनोड रेज। इनको क्या बोला जाता है? एनोड रेज। जैसे कल कैथोड रेज बोल रहे थे, आज हम उनको एनोड रेज बोलते हैं। ठीक है, और एनोड रेज, या फिर इनको एक और नाम भी दे सकते हो, इनको कैनाल रेज भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बेटा? कैनाल रेज भी आप लोग कह सकते हो। बाकी सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल सेम है। आपको आज यहां पर भी हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट। आपको आज भी इसमें बहुत लो प्रेशर अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, तभी इसके अंदर भरी हुई गैस जो है वो आयनाइज होगी, और आयनाइज होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेंगे। यस,
कैनाल रेज क्यों बोला जाता है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रेज हैं ये छोटे से होल्स के थ्रू, कैनाल के थ्रू पास होके पीछे हिट कर रही है, होल्स के थ्रू पास होके पीछे हिट कर रही है, कैनाल्स के थ्रू हिट कर रही है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कैनाल रेज। और कोई लॉजिक नहीं है। इसका 3D मॉडल नहीं है बेटा, इसका 3D मॉडल नहीं है। कोई कह रहा सर इसमें रेड ग्लो क्यों आया? अरे सुनो, पार्टिकल ही चेंज हो गया, चार्ज ही सेम चेंज हो गया तो बेटा ग्लो भी तो चेंज हो सकता है। जिंक सल्फाइड पे पिछली बार ग्रीन ग्लो आया था, क्यों? क्योंकि पार्टिकल कौन था? इलेक्ट्रॉन था। आज अगर पार्टिकल चेंज हुआ तो ग्लो चेंज हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? है ना? यस। अगर मान लो आपने कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल यूज किया तो ये ग्लो और कुछ हो सकता है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें बेटा आपके कोई डाउट है तो वो पूछो, फालतू यार चीज उस पर टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो रहा होगा किसकी तरफ जाएगा? सर वो जाएगा कैथोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ। लेकिन सर एक बात बताओ, आप प्रोटॉन किसको बोलोगे? प्रोटॉन किसको बोलोगे? आपने अभी तक प्रोटॉन नाम नहीं लिया, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ जाएगा। आपने ये नहीं बोला कि प्रोटॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मैंने कहा सुन, प्रोटॉन किसको बोलेगा? जो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको तू प्रोटॉन नाम देगा। मतलब जब तूने इसमें कौन सी गैस फिल कर रखी है? जब तूने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है तो उसका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको तू प्रोटॉन बोलेगा। सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बोला जाता है प्रोटॉन। तुम मेरी बात समझ रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आपने उसमें ऑक्सीजन गैस फिल करी होगी तो ऑक्सीजन का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा रहा होगा? O+। क्या आप O+ को प्रोटॉन बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते ना। अगर मान लो आपने इसमें हीलियम गैस भरी तो क्या हीलियम का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है He+, इसको प्रोटॉन बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते ना। अगर मान लो आपने इसमें गैस फिल करी नाइट्रोजन तो क्या उसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप प्रोटॉन बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकता। मैं प्रोटॉन तब बोलूंगा जब आपने इसमें गैस कौन सी फिल कर रखी है? हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है। हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसको प्रोटॉन मैंने नाम दिया। तो सर इनको क्या नाम देंगे? इनको नाम देंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। इनको आप प्रोटॉन नहीं बोलोगे। प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज H+। तो क्या सर ये वाले पार्टिकल इस तरफ नहीं जाएंगे? क्या जाएंगे? ये वाले पार्टिकल भी इधर ही जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाएंगे वो वाले पार्टिकल भी, लेकिन आप उनको प्रोटॉन नहीं बोलोगे, आप उनको बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम को आज भी एनोड रेज बोलोगे, आज भी आप कैनाल रेज बोलोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, इसी को प्रोटॉन क्यों बोलेंगे? अच्छा बेटा, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम राहुल है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम प्राची है, किसी का नाम आयुष है, किसी का ऐश्वर्य है। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनका वही नाम रखा है। वैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन नाम दिया गया था, इसलिए इसको प्रोटॉन बोला जाता है। ये क्या लॉजिक हुआ कि इसको प्रोटॉन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसको बोला जाता है H+ को प्रोटॉन बोला जाता है, तो इसको प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। सिंपल है। अरे भाई, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं तो इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। कोई ये बोले इसको ऑक्सीजन क्यों कह रहे हो, उसको हाइड्रोजन क्यों नहीं बोला? अबे नहीं है उसका नाम, उसका नाम वही है। क्या तुम मतलब अब कुछ भी क्वेश्चन बनाने लग जाओगे क्या? बोले सर कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी पूछ ही लेते हैं, है ना, कुछ भी बकवास कर ही लेते हैं, बताओ। इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ यार, है ना। इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है ना। ये वाला डायग्राम बना लेना। यस यस यस, ठीक है, आ जाओ। हाँ आ जाओ, देखो वही चीज आपके सामने लिखी है। किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था सर ई गोल्डस्टीन ने, है ना। किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन ने। और एक्सपेरिमेंट वही था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। लेकिन अब की बार उसने क्या लिया? परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मतलब होल किया हुआ कैथोड लिया। और ऐसे पार्टिकल्स की स्ट्रीम मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज नोन एज एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको डन लिखिए, नोट करिए, डन लिखिए। तब तक मैं एक आधा डाउट देख लेता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तब तक मैं तुम्हारा एक आधा डाउट लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फटाफट देखो जरा। सर टैब में ऑक्सीजन में प्रोटॉन नहीं है। सर तब ऑक्सीजन में प्रोटॉन नहीं है। भाई तुम समझ नहीं रहे हो। प्रोटॉन इज H+, O+ प्रोटॉन नहीं है। ऑक्सीजन के अंदर बिल्कुल प्रोटॉन है।
क्यों नहीं है प्रोटॉन? ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन है। लेकिन O+ जो है वो प्रोटॉन नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, है ना? मैं बोल रहा हूं O+ को प्रोटॉन नहीं कहा जाता, H+ को प्रोटॉन कहा जाता है। मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन नहीं है। हाँ सर, H+ को ही प्रोटॉन क्यों बोलते हैं और दूसरे को क्यों नहीं बोलते? बिकॉज बेटा देखो, जो सबसे छोटा एटम होता है ना, उसको कोई ना कोई नाम देना होता है। और सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो था ना, वो था हाइड्रोजन का सबसे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है और उसका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको H+ बोला, है ना? तो अब ये मत बोलना कि इसका नाम ये क्यों, इसका नाम ये क्यों है। वो नाम है, बस है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला? इसको राम श्याम कुछ और बोल देते, है ना? मोहन, राहुल, कुछ और बोल देते इसका नाम। नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन बोला तो इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमने भी, है ना? वो अगर मान लो कुछ और नाम दे देता तो हम कुछ और नाम देते। उसको प्रोटॉन बोला, उसको प्रोटॉन बोल दे यार, ऐसी क्या बात है ना? और अगर तुम्हें अपना नाम देना है, सुनो भाई, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं तो कुछ अलग नाम दूंगा, तो भाई इतना काम करो, कुछ डिस्कवर करो, है ना? हाँ, कुछ डिस्कवर करो फिर अपना नाम दो। तब तक जो नाम दिया उसको मान लो, सीधी सी बात है। सर, अगर एनोड रेस को कैनाल रेस बोलते हैं तो कैथोड को भी कैनाल रेस बोल सकते हैं, क्योंकि एनोड में भी तो होल किया था। सुनो मेरी बात, देखो एनोड में होल करते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप होल नहीं भी करते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपकी कैथोड रेज होती है ना, उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है ना, वो उस एनोड को पेनिट्रेट करके भी निकल सकती है। आप उसमें होल नहीं भी करोगे ना तो उसके अंदर से धंस के बाहर निकल सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो परफोरेटेड इसमें करने की स्पेशली जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाली जो एनोड रेज होती है ना, वो उसको पार नहीं कर पाती, उसको परफोरेटेड ही करना पड़ता है। इस वजह से ऐसा किया। रीजन ऑफ परफोरेटेड कैथोड इसलिए ताकि वो जो रेज आई हैं वो उस कैथोड को अंदर से दूसरी तरफ निकल सके ना, होल्स के थ्रू बाहर निकल सके, इस वजह से हमने उसको परफोरेटेड किया। सर, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हाइड्रोजन इनफ है? बिल्कुल सर। देन इन इलेक्ट्रॉन वी कैन कॉल परफोरेटेड एनोड। फिर मैंने बोल दिया आप परफोरेटेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लोगे तब भी उसके थ्रू बाहर निकल सकती है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रोटॉन पा सकता था बिकॉज ऑफ, हाँ बिल्कुल पा सकता था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी, प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट से ही हुई है, लेकिन उसने जे थॉमसन ने अपना दिमाग ही नहीं लगाया भाई। उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने बोला ठीक है मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, मैंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सोचना ही नहीं। उसने दिमाग नहीं लगाया। अगर वो दिमाग लगाता तो उस समय डिस्कवरी हो जाती प्रोटॉन की, है ना? हाँ, ये मानो आप। ठीक है सर, और आगे आ जाओ। मुझे एक बात बताओ फटाफट से, आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस लिखी है, मुझे बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट करके। दादा फटाफट बता दे, इनमें से तुझे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई? फटाफट बता, तब तक मैं तेरा एक आधा डाउट और देख लेता हूं, है ना? तब तक मैं तेरा एक आधा डाउट और देख लेता हूं, जल्दी बता दे। सर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड से पॉजिटिवली पार्टिकल आ रहा है, वाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में एनोड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? बेटा गोविंद कुशवाहा जी, हाँ, इसमें से मुझे बताओ, इसमें से मुझे बताओ कौन सा, क्या बोल रहे हो यार तुम? ये तुम्हारा एक तो पूरा आ नहीं रहा इसके ऊपर। सर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड से पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है, पर वाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में एनोड से पॉजिटिव पार्टिकल कैसे आ रहा है? कहां आ रहा था भाई प्रभु? एक बार जाके लेक्चर देखो बे। हाँ, पहले लेक्चर तो देख लो भाई। कौन सा नहीं समझ में आया? अच्छा, सेकंड नहीं समझ आया सर, सारे नहीं समझ में आए। सर, वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, बहुत बढ़िया बात है। अरे ये वाला पॉइंट तो आज ही समझाया था। अगर इनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया तो बिल्कुल सीधा सीधा निकल सकती है, सीधा सीधा निकल जाएंगी। वही जैसे जैसे तुम्हारे रास्ते में और कोई नहीं आ रहा है ना, डिस्टर्ब करने के लिए, तुम घर से निकले स्कूल पहुंच गए, स्कूल से निकले घर आ गए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये वाली रेज भी अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगी, है ना? तो ये वाले पॉइंट में क्या दिक्कत आई तुम्हें? अच्छा, इस वाले पॉइंट में दिक्कत है, मारूंगा एक थप्पड़। ये तो सेम वही वाला पॉइंट है जो मैं अभी आपको कैथोड रेज में समझा के आया हूं, कि जो कैथोड रेज होती है वो गैसेस को आयनाइज कर सकती है, तो ये जो एनोड रेज होती है ये भी गैसेस को आयनाइज कर सकती है। क्या दिक्कत है बताओ? हद है यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, मुझे पता है। दे कैन रोटेट द पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। बिल्कुल सर,
जैसे कैथोड रेज उनके रास्ते में रखे हुए पेडल व्हील को रोटेट कर रही थी, उनका अपना मास था, अपना वेलोसिटी था, वैसे ही एनोड रेज भी करेंगी। इनका जो पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सर इस पे भी कोई चार्ज होता है, इसका भी अपना मास होता है, अपनी वेलोसिटी होता है, जाके ढक से हिट करेगा और घुमा देगा। क्या दिक्कत है बताओ, इनमें क्या 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 परेशानी थी भाई? हाँ क्या परेशानी थी? H2 प्लस को प्रोटोन कहेंगे या H प्लस को? बेटा H प्लस को प्रोटोन बोला था, H प्लस इज प्रोटोन, H2 प्लस नहीं है ना, H2 प्लस नहीं, H प्लस। सर O में प्लस नहीं है क्या? सर एनोड में क्यों नहीं परफोरेटेड? अरे बेटा ले सकते हो, एनोड में भी ले सकते हो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लोगे तब भी वो कैथोड रेज उसमें से निकल जाती है, इस वजह से उसको परफोरेटेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। परफोरेटेड का मीनिंग क्या है? तुम्हारा ध्यान कहां रहता है पता नहीं। परफोरेटेड का मतलब होल, होल वाला है ना, परफोरेटेड का मतलब होल वाला। सर मेरी श्रद्धा नहीं मिल रही। ऋषभ प्रताप जी बेटा मैं बताऊं क्यों नहीं मिल रही तुझे, है ना, कह रहा मेरी श्रद्धा नहीं मिल रही, तो एक काम करना, है ना, और मैं हमेशा बोलता हूं ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे पास, हर साल आता है। मैं बताऊं क्यों नहीं मिल रही, तो एक काम करना, घर में शीशा है उसके सामने जाना, एक बढ़िया सा फेस वॉश लेना, फेस वॉश से मुंह धोना, एक बार नहीं कम से कम 3 बार धोना, है ना, कम से कम 3 बार धोना, मैं बता रहा हूं, रगड़ रगड़ के धोना, है ना, तब तक अपनी शक्ल मत देखना शीशे में, गजब धोना, और फिर उसके बाद मुंह पहुंच के और अपनी शक्ल देखना शीशे में। जैसे ही तू अपनी शक्ल शीशे में देखेगा ना, तुझे समझ में आ जाएगा कि तुझे श्रद्धा क्यों नहीं मिल रही। मैं गारंटी दे रहा हूं किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे खटाक से समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये लफड़ा है साला, जो दिक्कत है साला यहां है, इस वजह से नहीं मिल रही मुझे श्रद्धा, है ना। हाँ आ जाओ, अब फालतू बकवास कर रहे हो बताओ, मैं यहां इतनी बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूं, है, आओ। अच्छा अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड लिया तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी? सोचो, इधर से आ रही है तुम्हारी एनोड रेज, है ना, इधर से कौन आ रहा है? एनोड रेज आ रही है। सर ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आज मुझे बताओ आप कौन सी गली में मुड़ोगे? सर आज हमें इधर अट्रैक्शन फील होगा सर, क्योंकि जो एनोड रेज होती है उसके पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो सर आज ये जो रेज हैं ये किस तरफ जाएंगी? ये आज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन इसका जो पाथ होगा वो आज भी कैसा रहेगा? पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, डन है। हाँ सर ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया हमें। सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट क्या कहता है? देखो, जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, स्पेसिफिक चार्ज, है ना सर, जो स्पेसिफिक चार्ज है जिसको आपने चार्ज अपॉन मास बोला है, ये रेशियो क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा क्या? जल्दी बताओ भाई, चार्ज और मास का जो रेशियो है सर, क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा क्या? सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कुछ और होगा, अगर आपने उसमें ऑक्सीजन गैस फिल करी तो ऑक्सीजन के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कुछ और होगा, अगर आपने उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करी तो उसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कुछ और होगा। तो क्योंकि हर बार गैस चेंज करने से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका मास चेंज हो रहा है, तो सर चार्ज अपॉन मास रेशियो भी चेंज होगा। इसका मतलब यह हुआ सर, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, करती है, करती है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लेना, और अगर लिख लो तो डन लिख देना, प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। फटाफट कर दो ये काम, यस बेटा फटाफट कर दो जरा ये काम। जल्दी कर दो ये काम। फटाफट। हो गया? सोच लो। डन है, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ। अब तुम खटाखट एक काम कर दो, मुझे बताओ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? हाँ जल्दी बता दो, चार्ज और मास लिख देते हैं, है ना। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है जल्दी बताओ। सर हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बोलो, ये तो हमने पढ़ रखा है, अरे बोल दो।
और फटाफट से एक बात और बता दो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना सुना है तुम लोगों ने? मास ऑफ प्रोटॉन जल्दी बोलो बे। सर प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। बोलो यही सुना है कि नहीं सुना? अरे इतना सुना है ना, और नहीं सुना तो वापस सुन लो। प्रोटॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। तो फटाफट से इसका स्पेसिफिक चार्ज बता दो जरा। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज बता दो जरा फटाफट। सर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास होता है ना। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। सर ये रहा प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और सर ये रहा मास 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27। जल्दी बताओ वे कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? सर ये ऐसा लग रहा है 9.57 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी आएगा। चेक कर लो जरा। चेक कर लो जरा, क्या इतना ही आ रहा है क्या? यस यस, क्या इतना ही आ रहा है क्या? लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं मास ऑफ प्रोटॉन इन एमयू, तो कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इन एमयू कितना होगा? जल्दी बताओ। प्रोटॉन का मास एमयू में कितना होगा? अबे इस चीज में तो टाइम नहीं लगेगा ना ज्यादा। क्या इतना ही आ रहा है क्या? हाँ चेक करना। अरे इतना ही आ रहा है ना भाई, देख लो यार। सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कहा बता दे। सर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी को 1 एमयू कहता था सर मैं, है ना। इतना जो है ना 1 एमयू के बराबर होता था सर। बोलो यही होता था ना। तो सर 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, ये कितने एमयू के बराबर होगा? अभी कैलकुलेट कर लेता हूं सर। सर अभी कैलकुलेट कर लेता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना तो ये लगभग 1.007 एमयू आएगा, और मैं इसको लगभग 1 एमयू के इक्वल लिख सकता हूं। वाह सर, मजा आ गया सर, गजब, है ना। मैं इसको कितना लिख सकता हूं सर? मैं इसको लगभग 1 एमयू का लिख सकता हूं। इसी वजह से हम लोग प्रोटॉन के मास को जनरली 1 एमयू के इक्वल लिख देते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछोगे तो एग्जैक्ट कितना होता है? 1.007 होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? 1.007, है ना। अच्छा एक बात और बता, अगर मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशियो पूछ लूं, सुन, अगर मैं यहां लिखूं मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, और यहां लिख दूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो कितना आएगा? तो निकाल सकता है क्या? बोले सर बिल्कुल निकाल लूंगा। प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.007 एमयू, और सर इलेक्ट्रॉन का मास आपने बताया था 0.0005। बाकी से हटा दो, ये वैल्यू सर लगभग 1837 आएगी सर, है ना। मतलब सर प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है सर, है ना। 1837 गुना ज्यादा होता है। 54, अब तुम्हारी मर्जी है, पूरा लिख लो। तो कह रहा सर पूरा लिख दो, लो ये लो, है ना। और इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है ना लगभग 2000 गुना बड़ा है भाई, 2000 गुना भारी है, 2000 गुना भारी। इस वजह से इसको लगभग जीरो मान लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अरे बात समझ में आ गई होगी यार तुम्हें, बताओ तो सही। बताओ, डन है? क्लियर हुआ क्या? क्लियर? हाँ, हाइड्रोजन के जितना ही है, लगभग उतना ही है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो 1.008 एमयू हुआ करता था, ये 1.007 एमयू, तो लगभग बराबर ही तो है। तो इस वजह से दोनों वैल्यू बराबर ही आएगी, क्या दिक्कत है उसमें? डन है? नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, है ना। हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन कर दूं अगर तुम कहो तो, हाँ एक क्वेश्चन करवा दूं अगर तुम कहो तो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पोल दूंगा इसका, पोल आएगा, पोल आएगा। यस यस यस, पोल आएगा। हम बेटा थ्योरी है, मतलब अभी थ्योरी चलेगी कुछ दिन, जैसे अगली जो क्लास होगी ना, अगली क्लास में भी थ्योरी चलेगी, है ना। अगली क्लास में भी थ्योरी चलेगी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे,
है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन, इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलिए पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, मैंने पोल डाल दिया है, फटाफट से निपटा दो जरा। कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं? हाँ, कितने बालक इसका सही जवाब देते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बोलो बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखना इसमें भी कई तुर्रम खां ऐसे होंगे जो एकदम गजब, है ना, अलग लेवल का आंसर देके आएंगे वो। देखना तुम कितना कंपटीशन है, तुम्हें समझ में आएगा, है ना, कि एक्चुअल कंपटीशन कितने लोगों के बीच है ना, एक्चुअल कंपटीशन कितने लोगों के बीच है, ये तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसका रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी मैंने सही कर दिया है, और रिजल्ट देख ले हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो तुम, मैं कह रहा था ना तुमसे 17, 23, 5%। सिर्फ 54% बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि कैथोड रेज जो होता है उसका E/m जो है वो कांस्टेंट होता है। सिर्फ 54% लोग। और सुनो, हाँ अभी तो और सुनो, अभी तुम रुको बे, अभी रुको, मैं तुम्हारी पूरी उधेड़ देता हूं। अभी रुको 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 रुको, देखना एक पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। एक पॉइंट देखना, ये वाला देखो देखो, अरे भाई देखो तो सही यार, थोड़ा शर्मिंदा तो हो जाओ। देखो आज ही लिखवाया है, आज ही पढ़ाया है कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है कैथोड रेज का वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इंडिपेंडेंट होता है, आज ही करवाया है, आज ही। और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 54% लोगों ने सही जवाब दिया है। और साला फिर तुम कहते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई, तुम क्लास में पढ़ने नहीं आते हो, तुम मजे ढूंढने आते हो क्लास में। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस चीज से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रूव होती है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें नहीं मतलब है। हम क्लास में माहौल देखने आते हैं, हम क्लास में कंट्रोवर्सी देखने आते हैं, है ना, हम क्लास में मसाला ढूंढने आते हैं, और साला वही नहीं मिल रहा मसाला, तो क्लास में पढ़ के क्या करेंगे, है ना। आज की क्लास में पढ़ाई हुई चीज को 46% लोग सही जवाब नहीं दे पाते। शर्म की बात है, शर्म, है ना, शर्म आनी चाहिए इस बात पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। बताओ, हद है। आओ एक क्वेश्चन और देता हूं, हाँ एक क्वेश्चन और देता हूं। एनोड पढ़ लिया, क्यों बे अनपढ़ है साला तू, है भाई? अनपढ़ थोड़ी है यार। कह रहा सर एनोड पढ़ लिया था कैथोड को एनोड कैसे पढ़ लिया बे, है? आओ एक क्वेश्चन और दो, एक मौका और देता हूं। हाँ एक मौका और दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक मौका और दे रहा हूं तुम्हें गलती सुधारने का। एक मौका और दे रहा हूं तुम्हें गलती सुधारने का। देख लो, कहता है द E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज x यूनिट व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन ड्यूटेरियम इज फिल्ड इन इट? x यूनिट, x/2 यूनिट, 2x यूनिट और x/4 यूनिट। सर खटाखट पोल दे दो और आगे बढ़ चलो। सर भाई पोल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।